हाँ देखो अभी, ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए डीआई पे। ठीक है, डीआई में देखो गिवन क्या है, पहले उसको फोकस करिए प्रॉपरली। आपको क्या लिखा देखो, इन द गिवन डाटा देयर आर 5 स्कूल, 5 स्कूल है बेटा, ABCD 5 स्कूल है। ठीक है, उस 5 स्कूल में जो है टोटल स्टूडेंट्स जो है जितने भी है उसका गिवन डाटा है। इन द गिवन डाटा देयर आर 5 स्कूल इन विच द टोटल स्टूडेंट्स एंड द परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, देर आर ओनली 3 टाइप ऑफ स्ट्रीम इन ईच स्कूल, सम डाटा इज मिसिंग विच नीड टू बी कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या बोला है देखो, एक स्कूल है, ठीक है, जैसे 5 स्कूल है ABCDE, इस 5 स्कूल में जो है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, उनकी वैल्यू गिवन है। और उस स्कूल में बेटा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कितने ऐसे जो साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है आपको डाटा गिवन है। और नीचे में और 2 फील्ड के बारे में जो है रेशो गिवन है, आर्ट और कॉमर्स। देखो ई का कुछ नहीं पता, बी का कुछ नहीं पता, ए का कुछ नहीं पता। इधर जो है भाई, इधर लोग कितने स्कूल में ये नहीं पता, इधर तो स्कूल भी नहीं पता, उस परसेंटेज साइंस स्टूडेंट भी नहीं पता, मतलब बहुत सारा डाटा मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, डाटा मिसिंग है तो क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सभी लोग फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। और ये मेरा जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, इसलिए तो मैंने वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाइट स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मेरे को ही पढ़ाते समय बहुत इरिटेशन होता है। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए, देखो स्कूल ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशो गिवन है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, एंड द कॉमर्स स्टूडेंट्स आर 40% मोर देन द आर्ट स्टूडेंट्स। और कॉमर्स स्टूडेंट जो है आर्ट स्टूडेंट से 40% ज़्यादा भी है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉमर्स स्टूडेंट। तो कॉमर्स स्टूडेंट में जो है बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताना है। बोलिए आंसर आया किसी का आप में से? ठीक है, 450 आंसर आ रहा है। जिनका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, बस कुछ नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, देखो सवाल में बस कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोले देखो, सबसे पहले फोकस करो जिसके बारे में बोला जाता है। और हमेशा एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो, जैसे मैंने भी इसको नोटिस किया है खुद के ऊपर अप्लाई करके, बेटा हमेशा है ना डीआई को, है ना डीआई का जो क्वेश्चन होता है ना, डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसे हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूरा पढ़ लेना चाहिए। हमको क्या लगता है कि हम गिवन डाटा लिख लिख के जब सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि टाइम कम लगेगा। एक्चुअली आप आधा आधा पढ़ पढ़ के जब लिखते हो ना, तो आपको टाइम कम नहीं लगता, एक्चुअली आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होता उस डीआई का। आप कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड के ऊपर समय नहीं लगेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसका कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो गिवन है, और कहाँ पे गिवन है, कॉमर्स में। मतलब कॉमर्स में जो बॉयज और गर्ल्स है वो कितने के रेशो में है, 4:10 के रेशो में है। ठीक है, जैसे देखो कॉमर्स में जो है बेटा, कॉमर्स में जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 4:10। 4:10 मतलब कितना है, 2:5 बोल सकता हूँ मैं। 4:10 मतलब कितना है, 2:5 के रेशो में है। और आपको क्या बोला है देखो, कॉमर्स स्टूडेंट जो है ना वो 40% ज़्यादा है आर्ट के स्टूडेंट से। अब कॉमर्स स्टूडेंट जो भी निकलेंगे वो 40% बेटा ज़्यादा रहने चाहिए आर्ट के स्टूडेंट से। ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉमर्स स्टूडेंट इन स्कूल ए। स्कूल ए में कॉमर्स में बेटा बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब ये बॉयज़ और गर्ल्स है। देखो ये जो है ना, ये बॉयज़ है ना, और ये क्या है, ये क्या है, गर्ल्स है ना, मेरे हिसाब से बरोबर है। बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, कॉमर्स में पहली बात देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटा 3, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, मतलब आंसर जो है 3 यूनिट का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से एक भी ऐसा आंसर नहीं जो 3 यूनिट का मल्टीपल, ये एकमात्र ऐसा आंसर है जो 3 यूनिट का मल्टीपल है। तो 450 इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है। कभी कभी ये लगे भी लग जाते हैं अपने। ठीक है, देखो जैसे मैंने रेशो से आंसर निकाल लिया, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, आपको समझ गया कि पहले बता दो, ये कंसेप्ट समझा। ये हर बार होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपको जो है कंसेप्ट समझा रहा है कि कभी कभी देखो रेशो के तरह भी जो है आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन तो मैंने सेट नहीं किए हैं, आपको समझ ही रहा है, ये डी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डायरेक्ट डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है अगर आपने थोड़ा बहुत रेशो का भी नॉलेज रखा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो।
अब क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है कॉमर्स स्टूडेंट्स के बॉयज और गर्ल्स, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स के बॉयज और गर्ल्स गिवन है, कितने के रेशो में है, 2:5 के रेशो में है, ठीक है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे स्कूल ए में जो है सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको साइंस स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, है ना। साइंस स्टूडेंट जितने भी निकलेंगे बेटा उसका जब मैं डिफरेंस लूंगा तब मुझे क्या मिलेंगे, कॉमर्स प्लस, ठीक है, आर्ट के स्टूडेंट मिलेंगे। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, कॉमर्स प्लस आर्ट के स्टूडेंट मिलेंगे, जिसमें मैं इसका रेशो का यूज कर लूंगा और मैं इससे जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स अलग निकाल लूंगा। अब देखो मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि 25 का मल्टीपल और 5 के मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स आपको आने चाहिए। देखो इस सवाल में बेटा 25 को जो है 28 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब कोई भी नंबर जो है ना 25 से मल्टीप्लाई होता है ना, एक्चुअली जो है 4 से डिवाइड होता है, मतलब इसका डायरेक्ट ये आंसर है कि 700 जो है यहाँ पे क्या है बेटा, 700 जो है क्या है, साइंस स्टूडेंट है। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि 700 क्या है, साइंस स्टूडेंट है। अगर 700 साइंस स्टूडेंट है मतलब बचे कितने, 1800, तो 1800 जो है आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, आर्ट और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, टोटल 1800 है। टोटल कितने हैं, 1800। यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट जो है 40% ज्यादा है आर्ट से। 40% का मीनिंग क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। 40% ज्यादा होना मतलब 5 में 2 ज्यादा होना, मतलब 5 में 2 ज्यादा होना मतलब कितने हैं, 7 है ना। और कौन है, कॉमर्स स्टूडेंट जो है आर्ट से ज्यादा है, मतलब ये आर्ट वाले हैं और ये क्या है बेटा, कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमको सबको पता है कि ये 7 और 5 मिला के कितने होते हैं, 12, और इसमें कॉमर्स कितने हैं, 7। तो बेटा कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो 7/12 है, ठीक है, 7/12 है आउट ऑफ 1800 का, आउट ऑफ 1800 का 7/12 है। उसमें हमें बॉयज और गर्ल्स का जो है डिफरेंस बताना है। बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है बेटा, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस है 3 बटे आउट ऑफ कितना, 5 और 2 कितना, 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 का 4 गुना 12, और 1800 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है 4500 आ जाएगा। बोलो समझा क्या, कुछ समझे कि रिपीट करना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ पहले दिन से कि आपको अप्रोच को समझना है। आपको जो है क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो उस अप्रोच की तरफ ध्यान दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इस सबको समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली आप लोगों ने बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये भी बेहतरीन सवाल है। मुझे भी बुक पेन लेके बैठ जाना पड़ेगा, मैं भी सॉल्व करते रहो आपके साथ साथ। जो टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल इज 720। चलो स्कूल ई में 720 स्टूडेंट्स है, मतलब माइनस करके हमें आर्ट और कॉमर्स के मिल जाएंगे। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट आर 25% मोर देन द कॉमर्स स्टूडेंट। इससे रेशियो से हमें टोटल मिल जाएगा। टू फाइंड द रेशियो ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल डी टू द स्कूल ई इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल डी इज 1260। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, करो। सेवन इज टू 4 आ रहा है। तुम्ही बाकी लोक काय करता रे, आन्सर करत नाही, अनिकेत अक्षय तुम्ही अभ्यास अभ्यास करता की नाही रे, एकही क्वेश्चनचा आन्सर टाईप करत नाही की तुम्हाला टाईप करता येत नाही। यही तो पेपर है, ठीक है, यही तो आपको आना चाहिए।
ठीक है, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल। मैंने पहले बोला है पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई। देखो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना, वैसे डीआई की तरफ भी देखते रहने का एक आंख से, ताकि हमको समझे एक्चुअली इस डीआई में सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल ई इज 720। ठीक है, मतलब साइंस स्टूडेंट गिवन नहीं थे करके 720 दे दिया, जिससे मुझे आर्ट और कॉमर्स का टोटल मिल जाएगा। फिर उसने क्या बोला देखो, तो टोटल आर्ट स्टूडेंट्स आर 25% मोर देन द कॉमर्स स्टूडेंट। 25% ज़्यादा है बेटा आर्ट के स्टूडेंट कॉमर्स के कंपैरिजन में। फाइंड द रेशियो ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल डी। स्कूल डी में आर्ट स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है। ठीक है, टू द स्कूल ई, मतलब स्कूल डी और ई के आर्ट स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है। इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज 1260। ठीक है, ऐसा इसने कुछ भी बोला है। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो है हमें जो है 720 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें एक 720 को जो है घटाना पड़ेगा। ठीक है, किस में, सॉरी 720% नहीं, 720 को जो है घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 880 में से 720 को घटा दूँ, ठीक है, तो कितना रहेगा, 720 में मैं 80 मिला दूंगा तो 800 हो जाएगा, और 80 मिलाऊंगा तो 800 से मतलब 160, मतलब 2160 जो है ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, ये किसका टोटल होगा, कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट्स का बेटा टोटल होगा। जिसमें देखो यहाँ पे आर्ट के स्टूडेंट है ना 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है मतलब क्या है, 5:4। ये आर्ट के स्टूडेंट है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट है, और हमें आर्ट्स वालों से मतलब है। मतलब मैं ये लिखूंगा कि भाई ये 2160 का, ठीक है, 5/9 है। 2160 का कितने बटे 9 है, 5/9 है। ये है बेटा आर्ट स्टूडेंट इन स्कूल ई, ये हो गए आर्ट। और हमें किस इसका रेशो किसके साथ चाहिए, स्कूल डी के साथ। तो स्कूल डी के साथ मतलब आर्ट के स्टूडेंट इन स्कूल डी कितना है, इसका मैं रेशो ले लेता हूँ। स्कूल डी में देखो आपको बोला गया है कि साइंस स्टूडेंट बेटा 1260 है। अगर मैं इसमें से 1260 माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से 1200 माइनस कर दूं तो 4000 रुपये, सॉरी 3000 रुपये रहेंगे। 3000 में से 60 को माइनस कर दूं तो 2940 हो जाएगा, है ना, 2940 समथिंग हो जाएगा इनटू। अब इसमें मुझे देखने हैं आर्ट के स्टूडेंट कहाँ पे, स्कूल डी में। स्कूल डी में देखो कॉमर्स और आर्ट, ठीक है, ये आर्ट है और ये क्या है, कॉमर्स है। तो आर्ट के स्टूडेंट कितने हैं, 5/7 है, इंटू 5/7। ठीक है, इस तरह से आएगा। बरोबर है ना, मेरे हिसाब से मैं बरोबर हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ फटाफट तो ये 5 से वैसे भी 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 216 जो है 9 का डायरेक्ट 24 गुना होता है। ठीक है, और ये जो है 7 7 28 यानी 7 दूनी 14, 24 सॉरी 7 24 यानी साइन 7 42, 7 24 साइन 7 42। रेशो बेटा 4:7 आ रहा है। तुम 7:4 बोले थे शायद, उल्टा लिखा मैंने उल्टा लिखा कि आपने उल्टा लिखा। अच्छा D2E बोला है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई, D2E बोला है। फाइंड द रेशियो ऑफ आर स्टूडेंट इन स्कूल D2E। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा कर दो, D2E बोला है, मेरी गलती हो गई, इसको रिवर्स कर दो, 7:4। बोलो समझा क्या, ठीक है। चलो होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस में। इसको सॉल्व करो। बहुत बहुत ही इरिटेट हो रहा है यार मेरे को ये ब्लिंकिंग स्क्रीन का, वाइट कलर और ज़्यादा इरिटेट करता है। इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। If science student in school A is 300 less than the science student in school B, okay.
आसान सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5% बेटा, बहुत बढ़िया। देखो लिंकेज है यहाँ पे, है ना, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक लिंकेज सा दिख रहा है ना हमें। क्या बोला है देखो, आपको क्या बोला गया है कि जो साइंस स्टूडेंट्स है स्कूल ए में, वो 300 कम है साइंस स्टूडेंट इन बी से। 300 कम है, तो एक तो पहली बात ये है कि भाई इनका जो है 28%, मैंने जब ही निकाल लिया था 700। बेटा देखो तुमको एक बात समझनी है, 25 और 5 है ना, बहुत बहुत काम के नंबर। देखो 2500 का बेटा 28% निकालने में टाइम पास नहीं करना। देखो 2500 का 28%, पहली बात तो ये है कि परसेंटेज जो है ये पूरे जीरो को कैंसिल कर देता है, ये तो दिमाग में अपने होना चाहिए। फिर अपने दिमाग में होना चाहिए कि 25 इंटू 28, कोई भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर, जैसे 28 इंटू तुमने 25 बोल दिया, बेटा ये 7 गुना है, इसलिए जो है यहाँ पे आंसर 700 आएगा। कुछ भी पूछो मेरे को, तुमने बोल दिया सर 39 इंटू सर 25 क्या होता है, तो बेटा इसका तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो है कैलसी में करके देखो, तुम्हारा आंसर जो है 975 आ जाएगा। तुमने मुझे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल 42 इंटू 25, तो इसका आंसर जो है बेटा मेरे हिसाब से 1050 आएगा। ठीक है, अगर तुमने फॉर एग्जांपल ऐसा पूछ लिया कि 74 इंटू 25, तो बेटा इसका आंसर जो है 1850 आएगा। देखो तुम कैलसी से करके देखो, मैं कभी देख के नहीं पढ़ा था, ठीक है, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है बचपन से। ठीक है, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, जब से मैं किसी को भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे देख के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये सबको समझा कि ये 25 वाला ट्रिक्स पता है क्या, सबको याद आ रहा है क्या? देखो छोटे मोटे ट्रिक्स है ना, कैलकुलेशन को बचाते हैं आपके। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डेटा एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी स्पीड बढ़ती है। क्वेश्चन को डेली डेली सॉल्व करने से स्पीड नहीं बढ़ती। किसी बच्चे को 36 इंटू फॉर एग्जाम्पल 34 दे दिया, वो बच्चा जो है गधे जैसा इसको सॉल्व कर रहा है। बेटा इसके बीच में 35 है, इसको 35 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दो। अदरवाइज तुमको और एक ट्रिक्स पढ़ाया था मैंने 36 इंटू 34 को लेके, देखो यहाँ पे 6 और 4 10 हो रहा है, मतलब 7 और 24, और देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 चौ 12, मतलब आंसर जो है 1224 है। ऐसा भी करके देखते तो देखो 1225 माइनस 1 होता तो 1224 ही होता। ठीक है ना, देखो इस तरह से जो है ना मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स अप्लाई करते रहना पड़ता है। ठीक है, कोई भी ट्रिक्स कभी भी आ सकता है। पता चला कि 22 को 27 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको भाई 54 इंटू 11 कर दो फटाफट, 5 और 4 लिख दो, 5 और 4 9, आंसर 594। इस तरह से जो है आपके ये ट्रिक्स है ना, आपको ऑटोमेटिक काम में आते हैं। ठीक है, चलो भाषणबाजी हो गई, अब सवाल पे आते हैं। देखो अब ये मुझे पता है भाई ये 700 है, इसका मतलब ये है कि ये 1000 होंगे, क्योंकि हमारे जो साइंस स्टूडेंट है ये 300 कम है, मतलब ये पक्का 1000 है। अगर 25 की वैल्यू 1000 है बेटा, तो टोटल स्टूडेंट तो आराम से 4000 होंगे। ये बताने की जरूरत नहीं मुझे ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4000 है। मतलब बी में जो टोटल स्टूडेंट है वो 4000 है, और जो डी में जो टोटल स्टूडेंट है वो है 4200। ऐसे वैसे ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 20:2 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन डी। हाँ, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन, तो बी के कंपैरिजन में कितने जो है ज़्यादा या कम है, तो एक ज़्यादा है भाई बी के कंपैरिजन में, मतलब 1/20 इंटू 100, मतलब जो है 5% इस सवाल का आंसर है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये मोर और लेस के सवाल में हमेशा याद रखना कि एंड में जो होता है ना, एंड में, ठीक है, वही हमेशा डिनोमिनेटर में घुसता है। जैसे एंड में कौन था, बी, इसलिए बी डिनोमिनेटर में गया। अगर यहाँ पे डी होता है ना, तो ये सवाल ऐसा होता 1/21 हो जाता। बोलो क्लियर है? जिसको मेरे रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए है ट्रिक्स वाले, तो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं भेज दूंगा, मुझे बस पर्सनली मैसेज कर देना। पूरे 10 वीडियो 10 लेक्चर अवेलेबल है रिकॉर्डेड, पूरे क्यूब व्यूब सब। करो इसको सॉल्व करो। मेरे को ऐसा लगा बहुत टाइम लगेगा आज डी आई सॉल्व करने में, इसलिए मैं 2 ही डी आई रखा। अब ऐसा लग रहा है कि फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। कल से जो है ना 2 घंटे का सेशन लेता मैं, 5:30 से 7:30। अच्छा एक काम करूं क्या, मैं कल से डीआई के बीच में एक पजल रखते जाऊं क्या, क्या बोलते हो आप लोग? कितने लोग तैयार हैं डीआई के बीच में एक रीजनिंग का पजल? जमेगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, कल से मैं है ना जमा तो रीजनिंग का पजल भी रखते जाऊंगा। ठीक है, बस मेरे को टाइम मिलना चाहिए, मैं बस पजल निकाल सकूं।
ठीक है, हमारी प्रायोरिटी डीआई है अभी, लेकिन मैं पजल भी रखते जाऊँगा बीच में। ठीक है, इससे एक प्रकार से हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, मतलब प्रिलिमिनरी की, स्पेशली जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं। करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, इसका सॉल्व करके रखो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। 3080, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा देखो, एक तो टोटल स्टूडेंट इन स्कूल ई इज 5200 एंड टोटल साइंस स्टूडेंट इन स्कूल सी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है बेटा, टोटल स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्कूल सी में जो है टोटल स्टूडेंट जो है 5200 है। ठीक है, उसमें से जो है साइंस में और आर्ट और कॉमर्स में जो स्टूडेंट है वो इक्वल है। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, 2600 होंगे। इसका मतलब साइंस में 2600 स्टूडेंट है और आर्ट और कॉमर्स मिला के 2600 है। ठीक है, बाद में क्या लिखा देखो, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल सी इन साइंस, मतलब साइंस में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 5:8 है। ठीक है, देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल ई, स्कूल ई में फाइंड करने हैं टोटल स्टूडेंट इफ 20% बॉयज आर ट्रांसफर टू स्कूल ई। ठीक है, अगर हम 20% बॉयज जो है क्या करते हैं, स्कूल ई में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि साइंस स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 2600। ठीक है, उसमें देखो बेटा बॉयज कितने, देखो 22 जो है ये 5 यूनिट के वाले, मतलब 2600 का जो है, ठीक है, 5/13 कर देना है, मतलब इससे मुझे बॉयज मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका 20% ट्रांसफर करना है, मतलब 1/5 ट्रांसफर करना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 13 दूनी 26, मतलब बेटा यहाँ पे 200 का जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 200 स्टूडेंट जो है ना ये स्कूल ई में ट्रांसफर कर देने हैं, जो कि 2880 प्लस 200 हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये हो जाएगा 3080। आप मेथडोलॉजी को समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो एक ही लाइन में सारे सवाल को ले रहे, मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं है ना कि पहले 1300 का भाई पहले 5 यूनिट का वैल्यू निकाला, फिर बाद में हमने उसको उसका 20% अलग से निकाला। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सक्सेसिव परसेंटेज ऑटोमेटिक डेवलप हो गया। यहाँ पे जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो एक एग्जाम्पल है सक्सेसिव परसेंटेज का। चलो आगे बढ़े, बस खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 इतने सवाल थे इसमें, कौन सा डीआई पढ़ाओ फिर, 1 मिनट, ये भी डीआई हो गया। हाँ ये डीआई बाकी है, चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का डीआई है। ठीक है, पहले तुम पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें। पहले तुम पढ़ लो, मैं थोड़ा फिर समझा दूंगा आप लोगों को। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे लोग हैं बेटा यहाँ पे जिसने डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के डीआई का प्रैक्टिस किया है, या कभी पढ़ा है, मेरे से पहले पढ़ा है, या फिर कहीं से भी प्रैक्टिस की है? फटाफट जल्दी से बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का डीआई अभी तक नहीं किया कभी? इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का डीआई नहीं किया आपने अभी तक?
बाकी लोग काय हर्षतात शिकली नाही का तू माझ्याकडून? मग हो पण नाही म्हणताय, तुला पटकन नाव घ्या लागते. पढ़ा है तो हाँ बोलने का, नहीं पढ़ा है तो ना बोलने का. मुझे एटलीस्ट समझ तो जाए एटलीस्ट कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनकम एक्सपेंडिचर समझे नहीं समझे. ओके ओके, काही हरकत नाही. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ध्यान दो अभी. ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दो अभी. देखो दो चीजें होती है, एक होती है इनकम इज इक्वल टू होता है, ठीक है, एक होता है इनकम इज इक्वल टू होता है बेटा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. ठीक है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. ठीक है, ये एक कंसेप्ट होता है. और इनकम एक्सपेंडिचर का जो डीआई होता है ना, ठीक है, ये ध्यान से समझाओ, ये जो है ना, ये वाली चीज, ये जो है सैलरी से रिलेटेड है. ये चीज जो है क्या है, सैलरी से रिलेटेड है. और जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो डीआई होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा लिखा होता है वहां पे परसेंटेज प्रॉफिट. आप कभी देख लोगे एक बार एक आध बार तो आपको समझेगा. परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100, ऐसा लिखा होता है उसमें. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इनकम जो होता है ना, ये अपनी सैलरी वाली इनकम नहीं है. ठीक है, ये है आपका रिटर्न. इनकम को हम रिटर्न भी बोलते हैं. अब ये रिटर्न कहाँ पे मिलेगा हमको, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने पे. यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट. जैसे ये वाला जो डीआई होता है ना, ये एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड होता है. ठीक है, जैसे आप बिजनेस करते हो, जैसे अभी आप कोई मतलब बिजनेस सेटअप कर रहे हो, मान के चलो कि आपको कोई बड़ा बिजनेस डालना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर जुटाना पड़ेगा, है ना. एक्सपेंडिचर जुटाना पड़ेगा. जैसे मान के चलो गुपचुप ठेला डालना है, तो पता चला जो है तुमने गुपचुप ठेला डालने के लिए जो है बेटा 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया. 50,000 रुपये का क्या किया तुमने, इन्वेस्टमेंट किया. तो तुमको कितना इनकम प्राप्त हुआ उससे, तो उससे तुमको 70,000 रुपये का जो है इनकम प्राप्त हुआ, मतलब तुमने इतनी कमाई कर ली, रिटर्न में इतना मिला. तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ सर हमारा 20,000 का हुआ. कितने का हुआ, 20,000 का. तो यहाँ पे हम सीधी सी बात देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम का मतलब क्या होता है. यहाँ पे इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ पे इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट. अगर हम इसको अच्छे से रिलेट करें तो हमको एक बात समझते हैं कि भाई ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का एक ही फॉर्मूला है. ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है आपका परसेंटेज प्रॉफिट, और ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, है ना. आपको ये सब चीजें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाई. सभी का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है कि पहले बताओ तो, सभी का बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हुआ है क्या यहाँ पे, जितने बच्चे हैं. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तो यहाँ पे दो डीआई को समझो. मैं अभी आपको इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई नहीं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो. अभी हम बेटा सैलरी वाला इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट नहीं आता. ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट वहां पे आता है जहां पे इनकम जो है इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट नॉट सेविंग. ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट. और इस प्रॉफिट का जो है ना फॉर्मूला जो है ना, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है. ये प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है ना क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको. कभी कभी जो है ना इसको है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट डीआई भी बोलते हैं. इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डीआई भी बोलते हैं. मतलब आपने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उस हिसाब से जो है आप जो है अपना मतलब जो है टोटल मतलब गेन देखते हो कि हमारा मतलब देश जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए बेटर है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, है ना. तो उस टाइप का भी डीआई आता, लेकिन वो आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से डीआई नहीं आता. आपको मैक्सिमम डीआई देखने को मिलेगा एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के नाम से जहाँ पे प्रॉफिट होगा, और आज हम जो डीआई पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला डीआई. तो इसलिए जो है ये कंसेप्ट नहीं है, मतलब हम इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई नहीं पढ़ रहे. हम सिंपली एक बहुत ही सिंपल सा डीआई पढ़ रहे हैं जो सैलरी बेस्ड है. ठीक है, होपफुली आपको ये समझ गया होगा. जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर का डीआई पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं और चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपकी. ठीक है, चलो अभी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो सभी लोग. ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर डीआई में जो है ना बेटा, यहाँ पे जो लिखी गई है ये जो लाइन है ना, ये कभी कभी इनकम को शो करती है, तो ये कभी कभी जो है एक्सपेंडिचर को शो करती है, या कभी कभी ये वाली लाइन जो है परसेंटेज प्रॉफिट को शो कर रही होती है. और जब ये लाइन परसेंटेज प्रॉफिट को शो कर रही होती है, ऐसा डीआई मैंने बहुत बार पढ़ा है मेरे क्लास में. ठीक है, मैं रेगुलरली पढ़ा चुका हूँ ये डीआई. तो उसमें जो है ना बेटा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा होता है. तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली जो है क्वेश्चन पढ़ के समझ रहा है कि ये कोई परसेंटेज ये वाला डीआई है नहीं, ये सिंपली जो है क्या है, खर्चे वाला डीआई है, मंथली इनकम बोला गया है. ठीक है,
चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखो, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा रिगार्डिंग द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग द गिवन 6 मंथ। मतलब जो 6 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस 6 महीने का जो है आपको डाटा गिवन है। ठीक है, और वो डाटा गिवन है एक्सपेंडिचर का, मतलब कितना कितना खर्च कर रहे हैं कौन, दो लोग है ना, ए और बी। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो है बच्चों दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए और बी ऐसे दो लोग हैं। ठीक है, एक ए है, ठीक है, और दूसरा जो है बी है, ऐसे दो लोग हैं। और दोनों लोग जो है क्या कर रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका इनकम है, ए का इनकम है बेटा मंथली 1,10,000। ठीक है, एक के जैसी सोच होनी चाहिए हमारी कि हमारा मंथली इनकम जो है 1,10,000 हो। और बी का जो मंथली इनकम है वो है 96,000। बी का जो मंथली इनकम है वो कितना है, 96,000। मतलब दो लोग हैं ए और बी, उसमें से ए कमाता है 1,10,000 और बी कमाता है बेटा 96,000। ठीक है, फिर क्या लिखा देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 20% लेस देन ए। मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के कंपैरिजन में 20% लेस है। मतलब ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है देखो, इन ईच ऑफ द गिवन, मतलब हर एक मंथ में सेम कांस्टेंट है। मतलब बी का जो एक्सपेंड, बी जितना खर्चा करेगा वो ए के कंपैरिजन में 20% कम खर्चा करेगा, और हर बार ऐसी होगा, हर महीने में ऐसे ही होगा। स्टडी द डाटा एंड आंसर द गिवन बिलो। देखो आप सबसे पहले जो है ये वाली लाइन को पढ़ना सीखो। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ते कैसे, ध्यान से सुनो। इसको लाइन को पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा गैप्स ढूंढने का, ध्यान से समझो। जब भी लाइन ग्राफ आएगा ना, हमेशा याद रखने का गैप ढूंढने का, गैप कितने। देखो मैं यहाँ पे गिनता हूँ, देखो ये यहाँ पे एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप है, चार गैप है, पांच, मतलब पांच गैप है ना। गैप कितने हैं, पांच। और डिफरेंस भी कितने का देखो, बरोबर पांच का ही है। मतलब यहाँ पे हर गैप जो है एक एक लाइन को मतलब ये शो कर रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा ये 74 है तो ये जो है 73, 72, 71, इस तरह से जो ये लॉजिक मतलब समझ ही गया होगा सब लोगों को। देखो ये 45 से जो है एक कम है, मतलब ये पक्का ये जो है 44,000 है। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये 60,000 है। ये कितना, ये 65 से एक मतलब 64,000 है। ये कितना है बेटा, 55 से एक ज़्यादा मतलब 55 से एक ज़्यादा मतलब 56,000 है। ये कितना है देखो, 50 से जो है एक दो कम मतलब कितना है, 48,000 है। और ये कितना है देखो, 70 से एक दो मतलब ये 72,000 है। ठीक है, ये आपको समझ गया। अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। समझा सबको, मैंने सब बरोबर लिखा है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। अब कभी भी क्या करने का पता है क्या, अगर बहुत कम डाटा होगा, जैसे मैं जैसे एक समझा रहा हूँ, देखो अगर बहुत कम डाटा गिवन है, जैसे अब यहाँ पे ये दिया है, ये एक दिया में बेटा एक ही लाइन है। कभी कभी आप ऐसे दिया देखोगे इसमें दो दो लाइन चढ़ते, एक लाल कलर की लाइन तो दूसरी हरी कलर की भी लाइन रहती। अगर ये एक ही लाइन वाला दिया है तो बेटा एक काम करने का, इसके वैल्यू लिख लेने का एक पेज पे। ये क्या है पता है क्या, 100 बार उसको देखो, 100 बार फिर वो नोटिस करो, फिर 100 बार गिनो ऊपर से नीचे लाइन, उसमें है ना हमारा टाइम पास होता। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको भाई लिख लेने का। ठीक है, इसको लिखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे लिख के सॉल्व करना चाहिए तो आप लिख के सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो भाई तुम मत लिखो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बस तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। एट द एंड क्या है, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, और एट द एंड हमारा मतलब क्या होता है कि हमारा आंसर जो है ना भाई करेक्ट आना चाहिए। हम कितना भी फास्ट सॉल्व करें वो मैटर नहीं करता, हमारी एक्यूरेसी जो है, ठीक है, वो मैटर करती है, हम कितना अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पूरा जो है प्रॉपर चेक करके जो है लिख लेना, जैसे मैंने तो लिख लिया भाई मेरे लिए, खुद के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन पे। सब लोगों को डीआई समझ चुका है अभी। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन अप्रैल एंड मई टुगेदर। बताओ एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, आपको पता है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर तो वैसे भी डायरेक्ट डायरेक्ट, ये बहुत आसान सवाल हो गया फिर आपके लिए। ये दिया है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा।
40800, बहुत बढ़िया। बाकी लोग निकालो। बहुत बढ़िया, 40800। ठीक है, चलो सॉल्व करता हूँ मैं अभी, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ, ठीक है, ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन फरवरी एंड मार्च। पहले ए को तो फोकस कर लो भाई, ए को जो है फरवरी और मार्च में देखो। ठीक है, अगर आपने डाटा लिख के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ए का जो एक्सपेंडिचर है फरवरी में 60,000 है, जबकि मार्च में जो है वो 64,000 है। ठीक है, तो 60 और 60 कितना बेटा, 112, कितना, 124, मतलब 124,000 है। ठीक है, इतना जो है एक्सपेंडिचर है ए का। ठीक है, किस में, फरवरी और मार्च में मिला के। एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, ये बात छोड़ो, पहले मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे जो है बेटा 40 का जो है 20% निकालना है, ध्यान से समझो। मुझे 40 का 20% निकालना है, और साथ ही साथ जो है ना, मुझे जो है ना 55 का भी जो है 20% निकालना है। 55 का छोड़ो, 50 ले लेता हूँ, मुझे 50 का 20% निकालना। बेटा अगर मुझे 40 का भी 20% चाहिए और 50 का भी 20% चाहिए, तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड करके 90 का 20% ले लूँ। क्या ये सही है, बताओ? क्या ये सही है, बताओ पहले। अगर मैं 40 का भी जो है, सही है कि गलत है, बताओ। सही है। अब मुझे यहाँ पे जो है साफ साफ समझ रहा है क्वेश्चन को देख के कि भाई मुझे अगर बी का एक्सपेंडिचर चाहिए तो मुझे अप्रैल में और मई में जो ए का एक्सपेंडिचर है उसका 20% कम लेना पड़ेगा, या फिर उसका 80% लेना पड़ेगा, है ना। तो बेटर है कि मैं जो है उन दोनों को एक साथ ऐड करके 80% ले लूँ, क्योंकि बी का जो एक्सपेंडिचर है बेटा ए के कंपेरिजन में कितना परसेंट कम है, 40% कम है, सॉरी 20% कम है। अगर इसका 5 है तो इसका जो है 4 है। ये रेशो वेशो का यूज मत करते बैठो, इसमें टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मेरे को पता है कि भाई ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 124,000 है, मतलब के लिख के रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और बी का एक्सपेंडिचर क्या है अप्रैल और मई में। अप्रैल में कितना है भाई, ये अप्रैल में जो है ये 56 है, और मई में कितना है, तो मई में जो है ये 48 है। और 48 और 56 मिला के कितने होते हैं, सब सब देख लो, 5 और 4 9, और 6 और 8 कितना, 8 और 6 14, मतलब 104, है ना। कितना है, 104। और इसका भाई अच्छा रेशो नहीं लेना, डिफरेंस लेना है। ओके ओके, 104 बराबर बोला ना मैंने, 104, ठीक है, 104 है। 104 का बेटा कितना परसेंट लेना है, 80%। 80% मतलब होता है बेटा 4/5। ठीक है, ये तो भाई गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी अभी। ठीक है, 104,000, इसका 80%, इसका 80% वैसे मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ ना। 104 का 80% कितना होता भाई, इसका 10% होता है 10.4, इसका 20% होता है 20.8। अगर मैं इसमें से 20.8 हटा दूँ, मतलब 1040 में से 20.8 मतलब 20.8, 208 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही आ रहा है कि देखो पर थोड़ा मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, पता नहीं। बराबर है ना, ऐसे किया है ना। ठीक है, ठीक है, वो 104 वैसे भी कट नहीं रहा था ना। ठीक है, ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है 800 आई ना, मतलब 1000 के फॉर्म में नहीं आई। ठीक है, 1040 में से 208 माइनस करना है। पहले तो बात है तो 200 में पहले मैं 200 माइनस कर लेता हूँ, तो ये रहेगा 840। अब 840 में से जो है बेटा 8 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 832, 832 आएगा, है ना। और ये आ जाएगा 83200, और ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 124,000 ऐसा आएगा, और ये 83200 ऐसा आएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि 200 जो है कभी भी माइनस हो जाएंगे ऊपर में से, तो नीचे रहेगा सिर्फ 800। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल देख के समझ गया कि भाई ये आंसर है, क्योंकि देखो पूरे 1000 में से 200 जाएंगे तो 800 ही रहेंगे ना। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। चलो माइनस कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो माइनस कर सकता हूँ मैं। वैसे इसमें 1 रहेगा, 0 रहेगा, इसमें 4 रहेगा। चलो सॉल्व हो गया।
इसको 1000 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं अभी, फिर ऐसे आंसर आ रहे होंगे तो चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज सेविंग ऑफ बी फ्रॉम जनवरी टू मे टेकन टुगेदर? बाप रे बाप, बताओ अभी तुम। बी का एवरेज सेविंग कितना है बच्चों? सेविंग मतलब तुमको पता है ना, सेविंग मतलब क्या होता है? सेविंग मतलब होता है बच्चों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है सेविंग। करो फटाफट करो। फाइव टू फोर एट जीरो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग बताइए आंसर। बहुत अच्छे, 52480। ठीक है, कैलकुलेटिव है ना, डी है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेशन को कर देंगे आसान। ठीक है, तुम बस देखते रहो अब। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है, ताकि हम क्या मान मिल सके, हमको सेविंग मिल सके। ठीक है, तो हमें चाहिए एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज इनकम इज इक्वल टू एवरेज इनकम माइनस एवरेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एवरेज सेविंग। यही तो कंसेप्ट है। एवरेज इनकम में से एवरेज एक्सपेंडिचर घटा तो एवरेज सेविंग मिलेगी। पहली बात ये है बेटा कि बी की इनकम कितनी, तो बी की इनकम जो है 96,000 रुपये है। बी की इनकम कितनी है? 96,000 रुपये है। अब मुझे एक बात है ना समझाने की कोशिश करो सब लोग। बेटा अगर मेरी इनकम है ना 100 रुपये है हर महीने 100 रुपये है। अब मेरी इनकम बेटा हर महीने 100 रुपये है, तो मेरा एवरेज इनकम कितना हो जाएगा बताओ बरा? अगर मेरी इनकम अगर हर महीने 100 रुपये है तो मेरा एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? चलो 5 महीने की बात करते, चलो 5 महीने की बात करते। अगर मेरी मेरी इनकम हर महीने मतलब सेम है 5 महीने, ठीक है, 5 महीने सेम है, तो एवरेज इनकम कितना होगा? 100। अब उसके लिए सच में मुझे 5 बार ऐड करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 बार ऐड करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं सर, इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ। मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट समझ रहा है कि मेरी इनकम अगर 96,000 है, हर महीने कांस्टेंट है, मतलब मेरी एवरेज इनकम भी 96,000 ही रहेंगी। भाई मतलब कैलकुलेशन तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ा। क्या बात है। अभी हम आते हैं भाई एक्सपेंडिचर पे। अब एक्सपेंडिचर भी सेम है ना, एक्सपेंडिचर भी सेम है, मतलब क्या है, हर बार 80% ही लेना है। अब हर बार 80% लेना है तो किसका 80% लेना है? जनवरी से लेके मई तक का 80%। तो जनवरी से लेके मई तक का 80% लेने के लिए वैल्यू तो पता लगे। चलो बेटा ये तुमने पहले से लिख के रखा है इसलिए फास्ट में हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ डबल से। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 64 और ये हो जाएगा 56, और मे का भी लेना है ना, मेरे हिसाब से ये लेना है 48। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ये आ जाएगा 96। ये जो है एवरेज ही चल रहा है, ठीक है ना, एवरेज ही चल रहा है, तो भाई तुम गड़बड़ कर दोगे सवाल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। कितना हो जाएगा? देखो इसका एवरेज लेना है, इसका एवरेज लेना, इसका जो भी, देखो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसका जो भी वैल्यू आएगा ना बेटा, हर एक का देखो 80% है। मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर है ना, बी का जो एक्सपेंडिचर है ना, हर एक का 80% है। भाई हर एक का 80% है, मतलब पूरे वैल्यू का 80% है। जैसे मान के चलो मुझे 20 का 80% लेना है, ठीक है, मुझे 20 का 80% लेना है, मुझे 30 का 80% लेना है, मुझे 40 का 80% लेना, मतलब मुझे हर एक का 80% लेना है। सिंपल सी बात है।
है ना। मतलब क्या है, मुझे हर एक का क्या करना है भाई, 80% लेना है। ठीक है, मुझे हर एक चीज़ का 80% लेना है। ठीक है, अगर मुझे हर एक चीज़ का 80% लेना है तो मैं उसके एवरेज का भी 80% ले लेता हूँ। ठीक है, वो भी काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे 60 तो 5 से कटेगा, ये जो है दोनों मिला के क्या हो जाएंगे मेरे हिसाब से 100 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 5 से कटेगा, और ये 64 और 68 में इसमें जो है 6 और 4 कितना 10, मतलब ये भी और एक बार 100 हो जाएगा, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ऐसा कुछ तो नहीं भाई निकलेगा बाहर। ठीक है, 100 100 200 260 प्लस ये 12, 262, सॉरी 272। देखो बेटा 272 आएगा सबका, देखो एक बार, 272/5 इंटू 4/5 ऐसा आएगा मेरे हिसाब से। सबका सही आया बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, 272/5 इंटू 4/5। ठीक है, अभी देखो मैं इसको वैसे तो ऐसा भी कर सकता हूँ या फिर कैसे भी कर सकते हैं, जैसा करना है करो। चलो एक काम कर लेते हैं सबसे बेस्ट। देखो इस ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया है ना, एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा हो गया बेटा, एवरेज हो गया, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया ना, 5 से डिवाइड, तो ये एवरेज हो गया। ये 272, ठीक है, बटे 5 इंटू आ जाएगा उसका 80%, मतलब 4/5। 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। जब कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 25 दे देना भाई, उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऊपर में 4 से और नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू जो है ना 100 हो जाएगा। 100 होके क्या कर देगा, ये 2 जीरो खा लेगा। इसका जो भी आंसर आएगा बच्चों, उसके 2 जीरो गायब होने वाले हैं। ठीक है, और हम वैल्यू को पकड़ रहे हैं 1000 में, मतलब एक ही जीरो लगाना पड़ेगा तुमको। समझ रहे हैं मेरी बात। देखो ये 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा 100। ये जो है ना बेटा 100, ये 2 जीरो खा लेगा, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा बेटा, उसके नीचे बस तुमको एक उसके सामने एक जीरो लगा देना। तो 4 चौ कितना होता है 16, तो 27, 272 का 16 गुना कर दो, 16 दूने 32, 3200, साइन 7 42, 16 का 7 गुना कितना रहे 112 होता है। 16 दूने कितना 32, 2 5 3 4, ये हो जाएगा 4 3 5 2 0। इस तरह से आया क्या बेटा, ध्यान दो अच्छे से, सबका सेम ही आया होगा मेरे हिसाब से। 52,480, 480 देखो कहाँ से दिमाग लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 520 है। 520 और 1000 में से माइनस करूंगा, देखो 520 को बेटा ये 1000 में से माइनस करूंगा 520 को, तो आंसर के लास्ट में 480 आना चाहिए। ये नन ऑफ दिस का कीड़ा नहीं होता ना, डायरेक्ट इसी को मैं टिक कर देता, फिर भी करना ही पड़ेगा मुझे सॉल्व। ठीक है, अब इसमें 96 में से जो है 43 माइनस नहीं करेंगे, 44 माइनस करेंगे, क्योंकि मैं 1000 में से ऑलरेडी 520 माइनस कर चुका और ये 1000 तो थे नहीं, इसमें और एक एक्स्ट्रा बना दूंगा तो 44 माइनस करने पड़ेंगे तो 52 आएगा। ठीक है, कभी कभी जो है ना लास्ट डिजिट से भी आंसर किया करो, पूरा सॉल्व नहीं करते बैठना। बोलो कुछ समझा क्या। क्या सभी ने ऐसे सॉल्व किया था? अगर ऐसे ही सॉल्व किया तो बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो आप। अगर आपने ऐसा सॉल्व नहीं भी किया है और आंसर दिया है तो भी आप होशियार बच्चे हो। और अगर आपका आंसर नहीं भी आया तो भी आप होशियार हो, क्योंकि आप ट्राई कर रहे थे, बस आपको समय लग गया थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो रेशो है, आप प्यार से लो इसको थोड़ा सा। रेशो जब आता है तो सॉल्व नहीं करने का पूरे वैल्यू के साथ, उसको पटापट रेशो में उलझा देने का। चलो अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया हमारा। इतने डी तो मैं ऑफलाइन में करा ही नहीं सकता था।
13:12. तुम्हाला खरं सांगू का बेटा, मला याचे आन्सर खरंच नाही माहिती. ठीक आहे, मैं खुद ही पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये डी है. 13:12 आ रहा है. ठीक है, चलो अच्छी बात है. 13:12 आ रहा है. नन ऑफ दिस, क्या बात है. आपने नन ऑफ दिस में भी आंसर खोज लिया, मतलब भाई सुपर टैलेंटेड हो तुम लोग. ठीक है, देखो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेविंग. आपको ये क्या बोलते हैं, एक फीलिंग आती है ना एक ऐसी कि अगर नन ऑफ दिस आंसर आया ना तो हम क्या करते हैं, 2 बार चेक करते डाटा को. अरे भाई बरोबर लिखा के कोई कोई 3 बार चेक करते हैं ना. मतलब ये नन ऑफ दिस आंसर है ना, ये बहुत ही बेकार है ना. ये हमारा टाइम खाता है. मतलब हमने तो सही कर लिया है, फिर भी हमको ऐसा लगता है हमने कुछ गलत कर लिया है ना, हम उसको जो है और 2 बार चेक करते हैं. ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा, है ना. मतलब नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन नहीं चाहिए हमको, है ना. हमको कोई तो भी एक चाहिए हमारे लाइफ में, है ना. ऐसा है वो, नन ऑफ दिस नहीं चाहिए. किसी एक गधे को तो सिलेक्ट करना ही पड़ता. ठीक है, देखो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए इन जनवरी एंड जून टुगेदर. सेविंग मतलब क्या होता है, इनकम में से तुम एक्सपेंडिचर को घटा दो, ये होता है सेविंग. अब मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती क्या करेंगे पता है क्या, ए का इनकम जो है मेरे हिसाब से 1,10,000 है. बरोबर है क्या? तो मेरे को स्लाइड पलटानी पड़ेगी. 1,10,000 बरोबर है. हाँ. अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे पता है क्या, 1,10,000 भाई ए का इनकम है. ठीक है, अब इधर कितना है, इधर है भाई 44, और जून में कितना है, जनवरी जून, हाँ जून में कितना है 72. अब 44 और 72 का एडिशन कर देंगे, 7 और 4 11, 4 और 2 6, 126. मतलब कितना आ गया देखो एक्सपेंडिचर, 126,000 आ गया. अब ये कमा रहा है 1,10,000 और खर्चा कर रहा है 1,00,000 कितना, 1,26,000. ये ऐसे कैसे हो गया? वो मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं. थोड़ा दिमाग लगा, वो हर महीने कमा रहा है ना इतना, वो जनवरी में भी कमा रहा है और जून में भी कमा रहा है, तो इसका तो 2 गुना हो जाएगा ना मेरे भाई. तो ये हो जाएगा 22,000. ये हो जाएगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. ठीक है, और इनका रेशो लेना है हमको किसके साथ, to the expenditure of B in May and June together. expenditure of B in May and June together. May में expenditure कितना है, तो May में expenditure है 48 और जून में expenditure कितना है 72. तो 72 और 48 मिला के तो भाई 50 50 7 5 12 120. 120K का 80% मतलब 4/5 लेना है. ये 5 का डायरेक्ट 24 गुना कर देता मैं इसको, 24 4 96, मतलब ये 96,000. मतलब इसको 2 3 जीरो गायब करता, इनके भी 3 जीरो गायब कर देता. ये 3 नहीं, इधर और एक्स्ट्रा जीरो चाहिए था. हाँ 126 और कितना है गैप, कितने का गैप है रे ये, 26 कितने 74 आणि 20 84 का गैप है ना. गड़बड़ कर दी कुछ तो भी गड़बड़ कर दी. 116 येणार, तेच तर म्हटलं मी. 126 जागी 116 पाहिजे. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. ठीक है, अब सही है. 16 म्हणजे 84, 84 आणि 20 म्हणजे 204. किती येणार रे इकडे, 104 आएगा ना. ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 104 और ये आ जाएगा 96. हे दोनों टेबल एकाच ठिकाणी येतात का, पण गड़बड़ लग रहा है क्या. नहीं, दोनों के बीच में 8 का गैप है. 8 का गैप है ना, आएगा ना 8 के टेबल में. 12 8 96, 13 8 13 12 येता है आन्सर माझा. बरोबर आहे. आला आला आला, चला समजलं. आपको है ना और एक चीज़ बताता हूँ मैं. चलो अभी मेरे को समझ गया करके मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो हो सकता है किसी बच्चों के काम में आ जाए. देखो बेटा हमेशा याद रखना, जैसे भी कभी रेशो रहता है, देखो ऐसा जैसे 45 रेशो, ठीक है 32 रेशो, जैसे
मान के चलो 36, ऐसा कुछ रेशो आया, तो मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है मालूम है, अभी इसके बीच में कुछ कटेगा शायद, है ना, कुछ तो भी कटने के चांसेस है, कि हम पहले चेक करते रहते। तो हमेशा याद रखने का कि ऐसे दो नंबर देखने का जिनके बीच में डिफरेंस कम है, जैसे ये दो नंबर, इन दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना बेटा, 4 का। तो हमेशा याद रखने का कि ये जो नंबर्स है ना, ये 4 के ऊपर का नंबर इसको काट नहीं सकता, याद रखो। अगर ये किसी से कटने भी वाले होते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 44 होता बेटा, फॉर एग्जांपल 44 होता, अगर बेटा ये किसी से कटने भी वाले होते ना, तो ये 4 के नीचे के नंबर से कटते, मतलब 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता है, 4 से कटता। 4 के ऊपर के नंबर इसको नहीं काट सकते, यही दिमाग मैंने अभी लगाया। देखो 96 और 104 में बेटा गैप कितने, कभी कभी क्या होता है पता है क्या, 104 और 96 किससे कटते हैं हमको पता नहीं लगता, हम क्या करते हैं, इसको 2 से काटते, फिर हम इसको 4 से काटते, उससे अच्छा क्या है, गैप ढूंढ लो। भाई मैंने गैप ढूंढ लिया, गैप कितने का था इनके बीच में बेटा, 8। मतलब ये दो नंबर जो है ना, एक तो 8 से कटेंगे, या 8 के नीचे के नंबर से कटेंगे, ये 8 के ऊपर के नंबर से नहीं कटने वाले। लेकिन मेरा दिमाग फिर क्या बोला, अरे ये तो 96 12 के टेबल में आता है 8 गुना, अगर ये 12 के टेबल में 8 गुना आता है तो ये बाय डिफॉल्ट 13 गुना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है ना कभी कभी लॉजिक काम में आते हैं, जिसको नहीं पता था शायद उसको पता लग जाए। कभी कभी क्या है, दो बड़े बड़े नंबर जैसे 205 रेशो 200, जैसे 16 रेशो फॉर एग्जांपल 223, ऐसा कुछ भी रेशो है, बच्चे क्या सोचते हैं इसमें क्या कटेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर आए भाई, कट ही नहीं रहा। ठीक है, तो बच्चे सोचते क्या कटेगा क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, इनके बीच में गैप देखो, प्राइम नंबर का कंसेप्ट देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the approximate percentage increase or decrease in the saving of A in May than the previous month? ये तो भाई लेंदी सवाल हो गया। इसके बाद और एक सवाल है, चलो 2 सवाल है, करो फटाफट करो। वैसे लेंदी नहीं है, आसानी है। 15%, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मेरे को भी बैठ बैठ के थक रहा हूँ मैं अभी। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेविंग्स। ठीक है, फोकस करो सेविंग किसके, ए के, कहाँ पे, मे देन द प्रीवियस मंथ। मई और अप्रैल के बीच में जो है ए की जो भी सेविंग आएंगी उसमें कितने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है वो देखना है। तो इधर भाई ये कितना खर्चा कर रहा है 56, इधर कितना खर्चा कर रहा है 48, और कमाता कितना है, तो भाई ये कमाता है 1,10,000, इधर 1,10,000 में इसने इतना खर्चा कर दिया, इधर 1,10,000 में इसने इतना खर्चा कर दिया, मतलब ये हो जाएंगे उसकी सेविंग। अब 1,10,000 में से बेटा 56 चले गए, तो आपको समझ रहा है ना, इधर लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 1,10,000 में से बेटा 56, ये हजार हजार में है ना, इसका रेशो ले लो। 1,10,000 में ये 48, इसका रेशो ले लो। 56 गए तो कितने, 44 आनी है, 54 रानर, 8 में 52 आनी, 52 62 रानर, है ना। तो मेरे हिसाब से ये 27:31 आ रहा है ना। अब प्रीवियस मंथ के कंपेरिजन, भाई प्रीवियस मंथ कौन सा है, इसमें लिखा ही तो नहीं मैंने, ये कौन सा महीना है, अप्रैल, और ये है मई, मतलब 27 में जो है इंक्रीज हुआ है 4 का, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है 27 के पीछे इंटू 100, ऐसा आएगा। सबसे पहली बात ये है कि भाई ऐसा आया कि पहले ये बताओ, सबका ऐसा आया कि मैं गलत हूँ, सभी का ऐसा आया, 15% आ रहा है आप लोगों का आंसर, क्या बात है। ठीक है, 15% लाऊं इसको मैं, क्या तरीका है 15% लाने का इसको अगर मैं 28 कंसिडर कर लूँ तो 4 7 28। ठीक है, अगर मैं इसको 28 कंसिडर कर लेता हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए, 28 तो 4 7 28, मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आएगा 14.28%, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर कम आया, डिनोमिनेटर छोटा होता तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आता, मतलब 15%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15% आंसर आएगा। सबको समझा? वो सब निकालते नहीं बैठने का, 14.88, अपन थोड़ा सा अलग हटके चलने का दुनिया से। तुम 27 का टेबल काउंट करते बैठोगे तो टाइम पास हो जाएगा। व्हाट इज द
approximately what percentage of the monthly income is saved by B in March? कितना है भाई? 64 का 80%, ये क्या आ गया? 4/5। और इधर कितना है उसका इनकम? 96 इनकम, और ये है उसका एक्सपेंडिचर, ये 5 को इधर, ठीक है। ऐसा रेशो बनेगा भाई। देखो अभी तुम पटापट सॉल्व कर सकते हो इसको, वैसे दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा। 51 येतं तुझं, 47 पण येत आहे, ठीक है। ध्यान दो, कितना इनकम कमाता है बी? 96,000। उसका एक्सपेंडिचर कितना है? कौन से महीने में? मार्च महीने में। तो मार्च महीने में जो है 64 का बेटा 80% है। तो एक काम करिए, 5 को इधर लेके जाओ। चलो मैं तुमको आराम आराम से समझाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा हो जाएगा 64 × 4, ऐसा हो जाएगा। इसको फटाफट कैंसिल कर दो। किससे सर? 16 के टेबल से। 16 × 4 = 64, 16 छक्कम 96, 6 पंचे 30, 6 4 4 16। कहाँ हुआ है? एक सेविंग बढ़ी है भाई। सेविंग कितना हुई है? 14 ची सेविंग झाली। अबे कशाला एवढं काम है, ठीक है। 14 की सेविंग हो गई, जब 14 की सेविंग हो गई, नहीं तो इसको 15/8 करता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है ना। कोई बात नहीं, छोड़ो। 14 की सेविंग हो गई, किसके पीछे? 30 के पीछे, इंटू 100, 0 0 गेट कैंसिल, 140/3। 140/3 करके देखो। अगर ये 143 होता ना तो भाई बहुत अच्छा नंबर देते। 4 आणि 3 7 आणि 1 8 ने। ये 141 होता तो हाँ 141, हाँ ये 3 से कटता। चलो इसको काटते। 3 × 12, 3 7 21, 47%चा काहीतरी येतं माझा आन्सर। 51 नाही येत आहे, 47 येत आहे ना। हो गया, 47 है ये। बस बच्चों वाली बात है। अब ये 47% लिख दो। तो कुछ समझ रहा है तुम लोगों को? आधे लोग की नुसतं हाँ हाँ म्हणायचं काम आहे, नाही तर आपलं कॅल्सी वॅल्सी भेटत नाही एक्झाम मध्ये ना, तर माहीत झालं कॅल्सी घेऊन बसले। कॉमर्स वॉमर्स नव्हे आपलं, अकाउंट की कॅल्सी भेटणार ना? गेटचा पेपर वे। बोलो समझा आज का डीए?